नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीतम चांडक, सल्लागार मनोचिकित्सक सिनेप्स माइंड केयर नागपुर से। कोरोना ने न कि सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि सारे भारत में हाहाकार फिर से मचा दिया है। आए दिन हम लोग पेपर में या टीवी पे ये चीज़ देख रहे हैं कि किस प्रकार से बेड्स नहीं अवेलेबल है, किस प्रकार से एम्बुलेंस की दिक्कतें हैं, किस प्रकार से डेथ रेट की सीवियरिटी बढ़ गई है। और इसी सेकंड वेव ने कहीं ना कहीं हमारे पेशेंट्स में और कॉमन जनता में भी बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरी यही कोशिश रहेगी कि 10 जो कॉमन सवाल हर किसी के जहन में है उसके ऊपर कुछ सॉल्यूशंस या उसके जवाब मैं दे पाऊँ। सबसे पहला सवाल अगर हम लोग देखें तो लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि ये सेकंड वेव जो सितंबर की फर्स्ट वेव थी उससे किस प्रकार से अलग है। तो जिस प्रकार से कोई भी वायरल डिसीज में वायरस का म्यूटेशन या स्ट्रेन चेंज होता है, बिल्कुल उसी प्रकार इस सेकंड वेव में भी वायरस का स्ट्रेन या म्यूटेशन हुआ है और वायरस पहले से ज़्यादा ट्रांसमिसिबिलिटी या इन्फेक्टिव या कॉन्टेजियस हुआ है। अगर हम लोग सितंबर वाले पीक की बात करें तो जब एक कोरोना ग्रसित व्यक्ति 6 से 8 लोगों को वायरस ट्रांसमिट कर सकता था, तो अब वो आंकड़ा बढ़ के 10 से 15 हो गया है। इसका मतलब इन्फेक्शन का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इस बार के जो सेकंड वेव है उसके जो लक्षण है वो पहली वेव से काफ़ी अलग है। जो कॉमन लक्षण हमने ध्यान देना चाहिए उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है फीवर यानी बुखार। दूसरा कॉमन लक्षण है सीवियर हाथ पैर में दर्द या जिसे हम लोग बॉडी एक कहते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट लक्षण है बहुत ज्यादा वीकनेस लगना या गलावट आना। चौथा इंपॉर्टेंट लक्षण जो कॉमनली दिख रहा है दस्त रिगार्डिंग या पेट की समस्याओं को रिगार्डिंग, बार बार लूज मोशंस लगना, दस्त लगना, उल्टी होना, पेट दुखना, ये एक कॉमन लक्षण इस प्रकार के वेव में हमको दिख रहा है। इसी के साथ साथ जो लक्षण हमें पहले दिखते थे, टेस्ट सेंसेशन नहीं रहना, स्मेल नहीं रहना, ये भी लक्षण हमें माइल्ड केसेस में दिख रहे हैं। दूसरा कॉमन सवाल रहता है बहुत से बार डॉक्टर का सलाह लेने के पहले हमने क्या चीज मॉनिटर करना चाहिए या क्या चीज हमने घर पे देखना चाहिए कि जिसके चलते हम सही दिशा में जा रहे हैं ये हमें समझ में आए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें आपको टेम्परेचर मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 100 या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर टेम्परेचर आपका ज़्यादा है तो डेफिनेटली आपने कहीं ना कहीं पे अलार्म होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, घर में आजकल सभी के पास पल्स ऑक्सीमीटर होता है और अगर आपका सैचुरेशन 95% से ज़्यादा ड्रॉप हो रहा है तो डेफिनेटली आपको सजग होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और डॉक्टर से सलाह लेने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। डॉक्टर के कंसल्टेशन को कोई अल्टरनेटिव नहीं है। जब कभी जो लक्षण मैंने बताया है अगर आपको लगते हैं तो जल्द से जल्द अपने जनरल फिजिशियन या जो भी डॉक्टर से आप हमेशा सलाह लेते हैं उनसे सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, क्या आरटीपीसीआर करना ज़रूरी है? डेफिनेटली। जिस प्रकार जब कभी हमें बुखार आता था हम लोग अलग प्रकार की खून की जांचें कराते थे, लेकिन इस बार वायरस की जांच करने के लिए आरटीपीसीआर ये सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है। और जब कभी आपको इस प्रकार के लक्षण दिखे तो आप आपके डॉक्टर के सलाह के साथ या फिर खुद भी आरटीपीसीआर का टेस्ट करा सकते हैं ताकि ये वायरल इन्फेक्शन किस वजह से हुआ है ये चीज आपको समझने में मदद हो। चौथा जो इम्पोर्टेंट सवाल बहुत से लोगों को होता है कि अगर हमारे घर में कोई पॉजिटिव पेशेंट मिला है या कोई पॉजिटिव हो गया है तो हमने कब टेस्ट कराना चाहिए, हमने टेस्ट कराना ज़रूरी है, हमने क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए। सबसे पहले जब कभी आपके घर में कोई पॉजिटिव पेशेंट पाया जाता है तो डॉक्टरी सलाह लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी के साथ साथ आपको अपने आप को खुद को आइसोलेट या क्वारंटाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डे 5 पे जनरली ऐसा माना गया है कि अगर हम लोग डे 5 पे यानी जिस दिन मरीज को लक्षण आए हैं उसके 5वें दिन पे अगर हम लोग हमारा टेस्ट कराते हैं तो अगर हमें कोरोना के कोई लक्षण है तो वो हमारे खून के जांच में या हमारे आरटीपीसीआर में पॉजिटिव आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और वही अगर हम 5वें दिन के पहले टेस्टिंग कराते हैं तो डेफिनेटली अगर हम कोरोना पॉजिटिव भी है तो वो लक्षण कहीं ना कहीं पे टेस्टिंग में मिस हो जाते हैं।
छठवां सवाल कॉमनली ये पूछा जाता है कि होम आइसोलेशन में अगर पेशेंट्स है तो हमने क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए और पेशेंट्स को कितने दिन के लिए होम आइसोलेशन में रखना चाहिए। सबसे पहले होम आइसोलेशन के लिए पेशेंट को अलग से कमरे में, जहाँ पे अच्छे से वेंटिलेशन आए, जहाँ पे अच्छे से हवा का स्रोत रहे, वहाँ रखना ज़रूरी है। अगर पॉसिबल हो तो जहाँ पे इंडिविजुअल या अलग से वॉशरूम हो, वो रूम में पेशेंट को रखना बहुत ज़रूरी है। चाहे उनको जो भी चीज़ की ज़रूरत हो, चाहे खाना हो, पानी हो, अगर आप डिस्पोजेबल आइटम्स के साथ अगर उनको वो दे तो वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग होम आइसोलेशन के ड्यूरेशन की बात करें तो भारत में अभी जो गाइडलाइंस आई है, 14 से 17 दिन तक पेशेंट ने अगर होम आइसोलेशन एडवाइज्ड है तो होम आइसोलेशन में रहना चाहिए, और उसके बाद भी अगर वो बाहर आते हैं तो डेफिनेटली मास्क का इस्तेमाल करना अनिवार्य हो जाता है। अगर हम 7वें सवाल के ऊपर बात करें तो लोगों को वैक्सीन के रिगार्डिंग बहुत ही ज़्यादा मन में शंका है, बहुत ज़्यादा डाउट्स है। सबसे कॉमन सवाल है कि हमने वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो मेरा जवाब रहेगा यस। सारे विश्व में जितने भी रिसर्चेस हुए हैं, सब ने ये पाया है कि वैक्सीन कोरोना को का जो बीमारी है उसको कम करने में डेफिनेटली हेल्प होता है। अब वैक्सीन की इफिकेसी की बात करें तो हर वैक्सीन का अपना एक इफिकेसी का फिगर अलग अलग है, लेकिन सारे ही ट्रायल में ये पाया गया है कि डेफिनेटली वैक्सीन जो होने वाला कोरोना है उसकी जो इंटेंसिटी है उसको डेफिनेटली कम करता है। अगर आप वैक्सीन ना ले तो शायद आपको हॉस्पिटलाइजेशन की नीड पड़ सकती है, लेकिन वैक्सीन लेने के बाद जो कोरोना हो रहा है या जो कोरोना के लक्षण दिख रहे हैं वो काफी सौम्य तरीके के, या जो होम आइसोलेशन में मैनेज हो जाए, इस प्रकार के दिख रहे हैं। 8वां सवाल ये है कि सर वैक्सीन के तो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो हमने वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं। तो इसे समझने के लिए एक कॉमन एग्जांपल मैं देता हूँ। जब कभी हम हमारे छोटे बच्चों को या घर में किसी बच्चे को हम बाल रोग विशेषज्ञ के पास दिखाते हैं तो वो भी हमें ये सलाह देते हैं कि शायद इसे बुखार आ सकता है, हल्का हाथ पैर दर्द हो सकता है, और हमें पैरासिटामोल का सिरप या ड्रॉप्स वो प्रिस्क्राइब करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह कोई भी वैक्सीन का माइल्ड फॉर्म में सिम्टम्स हमें दिख सकते हैं, चाहे वो सर्दी खांसी हो, थोड़ा सा बुखार हो, शरीर में हाथ पैरों में दर्द हो, थोड़ा सा हेडेक हो, लेकिन ये जो लक्षण है पैरासिटामोल या नॉर्मल मेडिसिन से या वैसे ही 1-2 दिन में नॉर्मल हो जाएंगे। तो कोरोना के लक्षण सहन करने से ये सौम्य लक्षण 1 या 2 दिन के लिए सहन करना ज्यादा जरूरी है। 9वां सवाल जो आता है, क्योंकि अभी पेशेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो सर अगर हमें कोरोना इस पहले पीक में या इस सेकंड वेव में अगर हुआ होगा तो क्या हमने वैक्सीन लेना चाहिए। डेफिनेटली जो नेचुरल इन्फेक्शन से हमको कोरोना होता है और उस वजह से जो एंटीबॉडीज हमारे शरीर में निर्माण होती है वो ट्रांजिएंट या क्षणिक होती है और कुछ दिनों बाद उनका टाइटर कम होना शुरू होता है। लेकिन अगर आप वैक्सीन लेते हैं तो वैक्सीन द्वारा जो इम्यूनिटी आपको मिलती है वो लॉन्ग लास्टिंग और ज़्यादा बेटर होती है। 9वां सवाल जो कॉमनली हमें दिखता है कि रीसेंट कोविड अगर मुझे हुआ है या कुछ दिनों पहले ही मुझे अगर कोविड हुआ है तो मैंने वैक्सीन कब लेना चाहिए। तो इसके लिए जो अलग अलग गाइडलाइंस आई है, जनरली 6 या 8 हफ्ते बाद आप आपका वैक्सीन का डोज शेड्यूल कर सकते हैं या आप वैक्सीन ले सकते हैं। और आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि सर वैक्सीन लेने के बाद हमें कोरोना होगा या नहीं होगा। तो जितने भी आर्टिकल्स अभी तक अच्छे जर्नल्स में पब्लिश हुए हैं, ऐसा किसी भी वैक्सीन ने दावा नहीं किया है कि हमको वैक्सीन लेने के बाद कोरोना नहीं होगा। डेफिनेटली इफिकेसी हर वैक्सीन की अलग है, लेकिन एक जो सच्चाई सब वैक्सीन में हमको दिखाई देती है कि अगर आपको भविष्य में कोरोना कभी होता भी है तो उसकी जो इंटेंसिटी रहेगी वो डेफिनेटली कम रहेगी, या जो आपको सिम्टम्स जो मैंने बताया है वो डेफिनेटली कम रहेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप आपके परिजनों तक या आपके मित्रों तक शेयर करेंगे।